वेलकम टू विजो एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। चलिए देखते हैं। सीबीएसई क्लास 10th के एसएसटी सब्जेक्ट्स के जियोग्राफी पार्ट से हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 इस समय पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और उसका जो वीडियो है पार्ट 2 वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। ये देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि पूरा चार्ट हमारा यानी पूरे टॉपिक को हमने इन सब चीज़ों से कवर किया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप अपने इस चार्ट में देख रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है रिसोर्सेज का ये हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अंदर। सबसे पहले देखिए रिसोर्सेज को दो तरह से क्लासिफाई किया है, दो भागों में क्लासिफाई किया है। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज के यहाँ पे आप पिक्चराइजेशन देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर कि नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज वो हैं जो मानव ने या इंसानों ने अपने द्वारा निर्मित किए हैं, है ना। अब यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को भी क्लासिफाई किया सकता है, वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को भी दो भागों में क्लासिफाई किया है। पहला है इंस्टीट्यूशंस और दूसरा है क्वालिटी क्वांटिटी। ये क्या होता है क्वालिटी क्वांटिटी, मैं आपको समझाता हूँ। ह्यूमन रिसोर्सेज अपनी तरफ से जो अपने खुद स्वयं जो निर्मित करता है वो फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज ये सब निर्मित करता है। ये सभी चीजें इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आती है। यहाँ अगर हम बात करें क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो क्वालिटी क्वांटिटी का मतलब ये है कि जब वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है तो वो डेफिनेटली किसी न किसी नेचुरल रिसोर्सेज में या तो क्वालिटी इनपुट करता है या क्वांटिटी उसकी इनपुट करता है। तो यहाँ पर जो कुछ वो कर रहा है यहाँ पर वो अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसीलिए इसको ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन में लिया जाता है। अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज में देखिए इस समय पे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज में हमें बताया जा रहा है यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है यह भी हम आगे समझते हैं, देखते हैं। अब देखिए रिन्यूएबल में आता है पहला कंटिन्यूअस या फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब यहाँ पे जो चीजें लगातार बहती रहती है वो रिन्यूएबल होती रहती है। जैसे पानी, हवा, ये कंटिन्यू बहती है तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहती है ना। लेकिन कुछ बायोलॉजिकल ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर पे डिपेंड करते हैं। बायोस्फीयर का मतलब होता है जो हमारा वातावरण होता है उस पर डिपेंड करता है और वो अपने आप आते हैं, खत्म होते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधे दोनों आते हैं, आगे हम समझते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल, ये दो तरह के रिसोर्सेज आते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं किए जा सकते, जो एक बार खत्म हो जाते हैं तो दोबारा तैयार नहीं होते, दोबारा रिन्यू नहीं होते, उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। यहाँ पर नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकलेबल और साइकलेबल का मतलब है कि कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम रिसाइकल करके दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिसाइकलेबल जिन्हें हम दोबारा यूज भी नहीं कर सकते हैं, यानी वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। अब आप देखिए बायोलॉजिकल जो मैं आपको समझा रहा था उसमें क्या आता है। बायोलॉजिकल में आता है वो सारी चीजें, वो सारे पेड़ पौधे जो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन पेड़ पौधे, है ना, फूल या जो भी है इस तरह की चीजें जो भी वेजिटेशन में आती है, फल सब्जियां, सब ये सब कुछ नेचुरल वेजिटेशन में आता है ना। और अगर हम बात करें दूसरा उसका हिस्सा तो वो है वाइल्ड लाइफ, यानी कि जीव जंतु जानवर जो भी सब कुछ होती है जो लिविंग बींग्स में आते हैं, वो सब के सब बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब आप देखिए आगे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को और अच्छे से समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखिए हम यहाँ पर 4 तरह से रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तीसरा करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
तो इन चारों आधारों पर, इन चारों के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे। रिसोर्सेज देखिए यही होते हैं, रिसोर्सेज कुछ अलग नहीं है, रिसोर्सेज यही है, पर इनको इन चारों के बेस पर जब हम क्लासीफाई करेंगे तो ये अलग 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 क्लासीफाई हो जाएंगे। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में दो तरह से हम रिसोर्स को क्लासीफाई करेंगे। नंबर 1 बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। तो बायोटिक और अबायोटिक यहाँ पर क्या होते हैं समझते हैं। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं। लिविंग बींग्स सब कुछ बायोटिक रिसोर्सेस में होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं, है ना। अब आगे हम समझते हैं बायोटिक। These are obtained from the biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, है ना, fisheries, livestock, etc. जो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, ये डेफिनेशन आपको क्या बता रही है? ये डेफिनेशन बता रही है कि बायोस्फीयर के वजह से जिस तरह से इंसान एक जीवित प्राणी कहलाता है, ऐसे जितने भी बायोस्फीयर में रहने वाले जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, ये सब बायोटिक की डेफिनेशन में आते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटा जम भी है, और ये सारे लोग बायोटिक रिसोर्सेज की डेफिनेशन को कवर करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आपको बायोस्फीयर समझाने के लिए ये भी मैं आपको बता दूं बायोस्फीयर किसे कहते हैं। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो एयर में होता है, या फिर हम अगर अर्थ पे देखें, अर्थ क्रस्ट पे देखें, तो वहाँ पे हम उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। या फिर हम देखें अगर ओशियन में, पानी में, वाटर के अंदर, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, इन तीनों स्फीयर से मिलकर जो स्फीयर बनता है उसे कहते हैं बायोस्फीयर। इन तीनों की वजह से, ये तीनों में रहने वाले जो भी जीव जंतु लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे के सारे बायोस्फीयर कहलाते हैं। तो अब हम समझते हैं आगे अबायोटिक। तो अबायोटिक का डेफिनेशन क्या है? विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि वो सारी चीजें जिनके अंदर जिंदगी नहीं होती, जीव नहीं होता, जान नहीं होती है ना, जो निर्जीव होते हैं, वो सब अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वाटर या सॉइल, एयर, लाइट, है ना, मिनरल्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो सब कुछ अबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हमारा सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होते जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह के हमने रिसोर्सेज समझे हैं। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में एक रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जिनको जो रिन्यू होते रहते हैं, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल जो कभी भी रिन्यू नहीं होते, एक बार खत्म हो गए तो वो परमानेंट खत्म हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो विच नेवर एंड्स, जो कभी खत्म नहीं होते। लेकिन नॉन रिन्यूएबल वो समय के साथ साथ कंजम्पशन, जैसे उनका कंजम्पशन होता रहता है वैसे वो खत्म होते जाते हैं। तो हम आगे समझते हैं रिन्यूएबल को अच्छे से। तो रिन्यूएबल की डेफिनेशन है द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और द रिप्रोड्यूस्ड। लेकिन इसके पीछे तीन बातें, बायोफिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, इन तीनों प्रोसेस के थ्रू जो चीजें बार बार रिन्यू होती रहती है उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, है ना। उन्हीं को हम रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं, साथ में उसको रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में विंड मिल या सनलाइट या सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, ये सब कुछ जो कि कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा कंटिन्यूस फ्लो में रहती है, ये हमेशा कंटिन्यू फ्लो होता ही रहता है और रिन्यू होती रहती है, ठीक है। अब आगे देखिए आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है? दीज ऑक्यूर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको बनने में भी लाखों साल लग जाते हैं, और जब खत्म होते हैं तो फिर दोबारा बनते भी नहीं है ना। अच्छा, इनमें से कुछ इस तरह के हैं जैसे कि मेटल जो होता है इसको बनने में लाखों साल लग जाते होंगे, ना जाने क्या फिजिकल प्रोसेस होती है, जो कुछ होता होगा जमीन के अंदर, वो सब कुछ होने के बाद मेटल तैयार होता होगा। लेकिन मेटल भी आता है इसमें। अच्छा, ये रिसाइक्लेबल है। मेटल एक ऐसा मिनरल है जो रिसाइक्लेबल होता है, यानी हम इसको बार बार इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका रूप बदल सकते हैं, इसकी क्वालिटी बदल सकते हैं, इसकी क्वांटिटी बदल सकते हैं। ये इस तरह से रिसाइक्लेबल में आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिसाइक्लेबल,
वो क्या हो सकते हैं, वो होते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, वो जो जिसे हम पेट्रोलियम भी बोलते हैं, जिससे हमारा पेट्रोल बनता है, गैस बनती है, डीजल बनता है, जिस चीज से बनता है वो पेट्रोलियम होता है, और वो पेट्रोलियम ही फॉसिल फ्यूल होता है ना। तो एक्चुअली जीवाश्म ईंधन जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो ये एक बार खत्म अगर हो जाता है तो ये दोबारा तैयार नहीं होता, इसलिए इसको ये नॉन रिसाइकलेबल है ना। तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेस। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ऑयल और कोयला, कोयला चूंकि एक मिनरल है तो ये दोनों ही मिनरल में भी आते हैं, और फॉसिल फ्यूल आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर है आपको कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम नॉन रिन्यूएबल में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप में हम रिसोर्सेज को चार तरह से अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, जैसे कि सबसे पहले है इंडिविजुअल, फिर सेकंड है कम्युनिटी ऑन, तीसरा है नेशनल, और चौथा है इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जो इंडिविजुअल ऑनरशिप में आते हैं, यानी जिसपे केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है। फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिटी ऑन, यानी कि जिसपे पूरे समाज का अधिकार होता है। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिस पर हमारे देश का या किसी भी देश का अधिकार होता है। और चौथा वो रिसोर्सेज जिसपे इंटरनेशनल अथॉरिटी का अधिकार होता है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा आता है रिसोर्सेज ऑन बाय इंडिविजुअल, यानी जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ऐसे उसकी डेफिनेशन है, रिसोर्सेज ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कोई प्लॉट है, यानी व्यक्ति जब अपना प्लॉट लेता है, अपना अधिकार में रखता है, अपना घर, उसका जो प्रॉपर्टी उसकी जो होती है, या फिर उसका फार्म हाउस होता है ना, फार्मिंग लैंड होती है, या प्लांटेशन लैंड होती है, या फिर पॉस्चर लैंड होती है जहाँ पे उसके जानवर चलते हैं, यानी हर, या पोर्ड होता है उसका खुद का। तो ये सारी जितने भी चीजें हैं, या फिर कुआं है, ये सब कुछ किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। और अगर किसी एक व्यक्ति की अगर उस पर ऑनरशिप है तो ये सब रिसोर्स ऑन बाय इंडिविजुअल कहलाते हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल रिसोर्सेस, इंडिविजुअल ऑनरशिप वाले रिसोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं किसी का घर है या किसी की जमीन है, तो ये इस पे इंडिविजुअल ऑनरशिप होती है। सेकंड हमारा कम्युनिटी ऑन रिसोर्स है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्स में जिसमें पूरा समाज का अधिकार होता है, जिसमें पूरा समाज एक्टिविटी करता है और अपने अधिकार या उसका यूज करते हैं। तो द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू एंड यूज बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जहाँ पे पूरा समाज या सोसाइटी या कम्युनिटी उसका यूज करती है और उस पर अपना अधिकार रखती है, वो रिसोर्सेज कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे गांव की अगर बात करें तो गांव में ग्रेजिंग लैंड होते हैं जहाँ पे उनके जानवर चरते हैं, या बैरल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, या फिर ऐसे तालाब होते हैं जहाँ पे सभी लोग उसका यूज करते हैं। तो ये सब के सब रिसोर्स होते हैं गांव के। और अर्बन की अगर बात करें तो पब्लिक पार्क्स या पिकनिक स्पॉट्स या प्लेग्राउंड्स, जिनका सभी समाज या कम्युनिटी पूरा यूज करती है, ये सब कुछ अर्बन रिसोर्सेस में कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस की डेफिनेशन में आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेशनल रिसोर्सेज की। तो नेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स होते हैं? टेक्निकली ये वो रिसोर्स होते हैं जो किसी भी देश की टेरिटरी या उसकी बाउंड्री लाइन के अंदर आते हैं, तो ये नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड्स, और ऐसे रिसोर्सेज पर वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा अधिकार होता है, वो लीगली उस पर अपना अधिकार रखती हैं। अच्छा, स्पेशली इसमें यहाँ बात करें, अगर कोई व्यक्ति की कोई जमीन है, लेकिन अगर वहाँ से पब्लिक प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस जगह पर, जैसे कि किसी का खेत है और मान लो कि गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ से रेलवे लाइन निकलना चाहिए, या यहाँ से बस का रोडवेज निकलना चाहिए, तो वो लैंड, उतनी लैंड जितनी की गवर्नमेंट या पब्लिक यूज में आना चाहिए, उतनी किसी व्यक्ति की लैंड को लेकर पब्लिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी प्राइवेट लैंड को भी पब्लिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो सब नेशनल रिसोर्सेज में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो जनरली इस तरह के अधिकार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अपनी लैंड को कहाँ से एक्वायर करना है, किस प्राइवेट लैंड को पब्लिक लैंड में कन्वर्ट करना है, ये सब उनको अधिकार होते हैं। इन्हें जनरली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं हम। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ है, रिवर्स है, फॉरेस्ट है, कैनाल्स है, रोड्स, रेलवेज है ना,
ये सब जितनी भी चीज़ें जिनको तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर कई लोगों की प्राइवेट लैंड होती है जिनको कन्वर्ट किया जाता है पब्लिक लैंड में। उन लोगों को हर्जाना भी दिया जाता है उसके बदले में, लेकिन उनसे लिया जाता है और उस लैंड को पूरा पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर देखेंगे कि ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ध्यान रखिएगा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर के बराबर 12 नॉटिकल माइल होते हैं। तो यदि अगर हम समुद्र के अंदर भी जाते हैं तो 12 नॉटिकल माइल या फिर 19.2 किलोमीटर तक अगर हम जाते हैं तो वो सब कुछ भी नेशनल रिसोर्सेस में या नेशनल रिसोर्सेस की टेरिटरी में कवर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस पिक्चर में एक रेड लाइन दिख रही है। उस रेड लाइन के आप देखिएगा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो आपको 12 नॉटिकल माइल दिख रहा है, उसके बाद में 1200 नॉटिकल माइल भी दिख रहा है आपको। ये सब कुछ आपका नेशनल रिसोर्सेस में कवर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप जब देखेंगे कि यहाँ पर नीचे ग्रीन लैंड दिख रही है आपको, तो ऊपर लैंड कम होती है, लेकिन जब ओशन में हम या समुद्र के अंदर नीचे देखते हैं तो लैंड कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसका मतलब ये कि जितनी जितनी लैंड होगी वहां तक वो पूरी टेरिटरी उस नेशन की कहलाएगी, और वो लैंड जितनी दूर जाएगी उतना ही नेशनल रिसोर्सेस कवर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो ग्रीन एरिया पूरा ये दिखा रहा है कि ये पूरा नेशनल रिसोर्सेस कवर हो रहा है। आगे देखते हैं, अब आप इंटरनेशनल रिसोर्स के बारे में समझेंगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, these are international institutions which regulate some resources। ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसको इंटरनेशनल अथॉरिटी अपने हिसाब से रेगुलेट करती है, यानी इसमें कोई भी कंट्री अपना राइट या अपना अधिकार जता नहीं सकती है जब तक कि कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी उसके बारे में पूरा अश्योर ना हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे कि द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स, यानी कि वो जो अभी मैंने आपको ग्रीन बताया था उससे भी बाहर का अगर एरिया है तो वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जाता है। तो 200 किलोमीटर्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग्स टू ओपन ओशियन, और ये जो ओपन ओशियन होता है ना, यही इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कॉन्करेंस मतलब परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बिना परमिशन के, इंटरनेशनल अथॉरिटी के बिना परमिशन के कोई भी कंट्री इस रिसोर्सेज पे अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रेड लाइन के दूसरी साइड में, राइट साइड में आप देखिएगा जो बहुत छोटी जगह है, बिल्कुल सकड़ी सी जगह है, जो हाई सी करके लिखा हुआ है, ये ओपन एरिया है, ओपन ओशियन है, और यही ओपन ओशियन एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है या इंटरनेशनल रिसोर्सेज यही होते हैं। लेकिन इस पर कोई भी कंट्री अपना राइट तब तक नहीं बता सकती है जब तक कि उसको इंटरनेशनल अथॉरिटी परमिशन ना दे। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट में को भी 4 तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, फिर होते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, फिर तीसरा स्टॉक रिसोर्सेज, और चौथा है रिजर्व रिसोर्सेज। ये जो चारों रिसोर्सेज हैं उनको इंडिविजुअली एक वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज को। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं वो रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन द रीजन एंड विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी हैं तो सही, अभी एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, जिनका हम कुछ हद तक यूज भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रहा है। इनका यूज फ्यूचर में बेहतर तरीके से हो पाएगा, आज इतना बेहतर यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। लिखा हुआ है प्रेजेंटली रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड लेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं होने की वजह से इनका फुल फ्लेश हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसका फोटो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है जितने अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी भी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर विच आर वेल डेवलप्ड एंड आर रेडी टू यूज। ये वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम पूरी तरह से डेवलप कर चुके हैं, इसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में है और हम इसको पूरी तरह से यूज भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, है ना। ऑल्सो दे आर द आइडेंटिफाइड रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम। और हमने इन सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से आइडेंटिफाई भी कर लिया है, पहचान लिया है, निकाल लिया है और हम भरपूर तरह से यूज कर रहे हैं।
जैसे कि रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, पेट्रोलियम्स हैं। अब रिवर्स क्यों, जैसे रिवर्स का यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, अब रिवर्स के ऊपर डैम बनाते हैं हम लोग, और डैम बनाकर हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली हमने रिसोर्सेज को पूरी तरह से हमने बहुत अच्छे से यूज करना सीख लिया है और हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। सीधी सीधी बात है कि रिसोर्सेज जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो और फिजिबिलिटी भी हो, वही रिसोर्सेज पूरी तरह से डेवलप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक, मटेरियल इन द एनवायरमेंट which have the potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these resources। ये वो रिसोर्सेज हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, हमारे समाज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लेस टेक्नोलॉजी हम इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, और आज तक हम इसको यूज नहीं कर पाए क्योंकि हम इसको निकाल नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इस वजह से ये आज भी स्टॉक है। जैसे कि H2O, अगर हम देखें कि पानी जिसमें दो तरह की गैसेस इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनका बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, एक अच्छी एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर नहीं बन पाई है कि हम इन दोनों गैसेस को प्रॉपरली अलग सेपरेट करके इनका यूज कर सकें। इस वजह से पानी तो है, यानी पानी तो बहुत है, लेकिन पूरा समुद्र पड़ा हुआ है, लेकिन उसको हम अलग अलग H2O और ऑक्सीजन में अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं बन पाई है, ये प्रॉपर नहीं बन पाई है। इस वजह से ये रिसोर्सेज यानी कि जो पानी है आज भी एज ए स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, जो फ्यूचर में यूज होगा। इसके बाद हम देखते हैं रिजर्व। द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। अभी ऐसे रिसोर्सेज जो रिजर्व की कैटेगरी में आते हैं, इनका भी यूज होना स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। इनका यूज कब होगा, फ्यूचर में होगा। इनको साइड में रख दिया गया है, इनका यूज अभी करना शुरू नहीं किया है, इनको फ्यूचर में हम यूज करेंगे ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन तो कम से कम देख सके कि ये भी रिसोर्सेज थे। अगर हम उन्हें अभी कंज्यूम कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर। तो वाटर आप देखिए, ये वो रिसोर्सेस हैं जो हम यूज तो करते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक इसको बचा के भी चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसको इनडिस्क्रिमिनेटली अगर हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन इसके बगैर जी नहीं पाएगी। तो हमें इसको थोड़ा बचा के भी चलना है, इसीलिए इसको रिजर्व की कैटेगरी में लिया जाता है, ठीक है। अब हम जरा कंपेरिजन करते हैं, ये जो चारों रिसोर्सेस हैं, इन चारों रिसोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे आप देखिएगा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, फिर डेवलप्ड है, फिर स्टॉक है, और फिर रिजर्व ये मैंने क्या लिख दिया, रिजर्व है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट दिस रिसोर्सेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा विलिंगनेस टू यूज दिस रिसोर्सेस, और तीसरा पॉइंट है आर वी एबल टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेस। तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंट के आधार पे हम इन चारों को समझेंगे कि कौन सा ये तीनों पॉइंट किसको फुलफिल करता है और किसको फुलफिल नहीं करता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू एक्सट्रैक्ट दिस रिसोर्सेज। तो क्या पोटेंशियल में अभी टेक्नोलॉजी है? हाँ, टेक्नोलॉजी हमें पोटेंशियल के लिए मिल चुकी है, लेकिन विलिंग टू यूज दिस रिसोर्सेज, क्या हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज करने की इच्छा रखते हैं? हाँ, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन आर वी एबल टू यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज? नो, ऐसे रिसोर्सेज हम अभी यूज प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा अच्छा सा समझने के लिए एग्जांपल है विंड और एनर्जी। विंड और एनर्जी की टेक्नोलॉजी बन चुकी है, हम उसको पूरी इच्छा है हमारी कि हम लोग चाहते भी हैं कि हम इसका यूज करें, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे। तो तीनों पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे डेवलप्ड की। तो डेवलप्ड में देखिएगा टेक्नोलॉजी है, क्या हम उसको यूज करना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डेवलप्ड को यूज करना चाहते हैं। और क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं? तो हमारा आंसर आता है यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी बन चुकी है, उसको हम यूज भी करना चाहते हैं और हम यूज कर भी रहे हैं। अब स्टॉक के बारे में देखिए, टेक्नोलॉजी नहीं है ना, चाहते हैं कि रिसोर्सेस हम यूज करें, लेकिन हम नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि H2O, ठीक है। और लास्ट में हम रिजर्व के बारे में देखेंगे। रिजर्व, इसकी टेक्नोलॉजी इस समय पे है,
हम इसको यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर भी इस टेक्नोलॉजी, इस रिसोर्स का यूज कर पाए, जैसे पानी, वाटर। हम चाहते हैं कि फ्यूचर भी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो भी वाटर को देख सके, वाटर का सही यूज कर सके, उनको पीने को सही पानी मिल सके। इसलिए हम चाहते नहीं कि उसका यूज हो, और रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर यूज, ये हम यहाँ पे उसको यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी इच्छा है कि वो फ्यूचर में यूज हो। ठीक है, तो इस बात से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इस चारों को हम समझ सकते हैं। थैंक यू।